हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गूगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं ज्वालामुखी का एपिसोड नंबर 4। अगले दिन सुबह देवराज चौहान और जगमोहन नहा धोकर तैयार हुए और घोड़ों पर सवार होकर बाजार की तरफ निकल गए। रोजमर्रा की भांति लोगों का आना जाना जारी था। वह दोनों अजगर खान के आदमियों के वारों की तरफ से सावधान थे। उन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई थी। दोनों के दिमाग खुमान सिंह और उसके खजाने की तरफ थे। वह कोई मुनासिब रास्ता निकालने की सोच रहे थे कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। एक रेस्टोरेंट के सामने उन्होंने घोड़े रोके, लगामों को स्टैंड पर कसा और भीतर प्रवेश कर गए। भीतर चंद लोग नाश्ता करने में व्यस्त थे। उन्होंने भी एक टेबल संभाल ली और वेटर को नाश्ते के ऑर्डर के साथ साथ कीमत अदा की। वेटर वहां से चला गया। अगर हम सावधानी बरतें तो इस मामले को निपटाया जा सकता है। देवराज चौहान का स्वर धीमा था। कौन सा मामला? खुमान सिंह वाला। कैसे? जगमोहन ने असमंजस से उसे देखा। खुमान सिंह की बेटी गजाला से मेरी जान पहचान हो चुकी है। उसके सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। तुम भूल गए लोटन सिंह ने क्या कहा था? जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। उसने कहा था उसकी बातों पर मत जाना, वो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक है। अवश्य होगी, लेकिन हमें अपना काम पूरा करने के लिए किसी का सहारा तो लेना ही होगा। गजाला को तुम बेवकूफ समझने की कोशिश नहीं। मैं गजाला को कम नहीं आंक रहा, लेकिन मेरे सामने गजाला ही है जिसके सहारे आगे बढ़ा जा सकता है, वरना हम खुमान सिंह की हद में कदम भी नहीं रख सकेंगे कभी। बात तो काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें कभी भी काफी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। गजाला को किसी भी कदम पर शक हो गया तो वह हमें छोड़ने वाली नहीं, उसी समय सारा हिसाब चुकता कर देगी। और ऐसा वक्त आएगा तो देख लेंगे, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन ने कुछ ना कहा। मैं गजाला और खुमान सिंह को देखूंगा, तुम अजगर खान के मामले को निपटना। ठीक है। अजगर खान को चैन की सांस मत लेने देना, छोटे छोटे झटके उसे देते रहना। ऐसा ही करूंगा। तभी उनके बगल वाली टेबल पर दो आदमी आ बैठे। वे खतरनाक लड़ाके लग रहे थे। कमर पर होल्स्टर लटके थे। वेटर को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर और पेमेंट दी। वेटर उन्हें नाश्ता सर्व कर गया। दोनों नाश्ते में व्यस्त हो गए। तभी उनके कानों में उन दोनों की बातें पड़ी। अजीब सी खबर सुनने को मिल रही है, एक ने कहा था। क्या? आज जोधा सिंह आ रहा है मंगोलिया में। इसमें अजीब बात क्या है? जोधा सिंह मंगोलिया में कभी कभार आता ही है। आता तो है, परंतु इस बार अपनी बेटी नगीना के बुलाने पर आ रहा है। सुना है नगीना के मना करने पर भी अजगर खान के आदमियों ने उसके रेस्टोरेंट में शूटिंग की। नगीना के इनकार की भी परवाह नहीं की, और एक बार की तो नगीना गोली का शिकार होते होते बची। देवराज चौहान ने वक्त पर उसे बचा लिया, नहीं तो वह जिंदा नहीं बचती। देवराज चौहान वही ना जो अजगर खान से टकरा बैठा है, दूसरे ने कहा। हाँ वही, बहुत खतरनाक आदमी है। अजगर खान को नचा कर रख दिया है। कल रात देवराज चौहान और उसके साथी ने अजगर खान के जुआ घर के सारे आदमियों को गोली से उड़ा दिया। बहुत ही हौसला बुलंदी के कारनामे कर रहा है यह देवराज चौहान। जोधा सिंह को खबर कैसे दी? नगीना ने कल रात ही अपना आदमी जोधा सिंह के पास रवाना कर दिया था। आज दोपहर तक जोधा सिंह मंगोलिया अवश्य पहुंच जाएगा। फिर तो अजगर खान की खैर नहीं। बात तो ठीक है, लेकिन इन दिनों अजगर खान की ताकत भी कम नहीं। उधर जोधा सिंह कई सालों से अकेला ही किनारे पर बैठा हुआ है, उसका कोई साथी भी नहीं। शेर फिर भी शेर ही होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी जोधा सिंह जब सड़क पर निकलेगा तो पहले जैसा ही कहर बर पाएगा। अजगर खान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो गया हो, जोधा सिंह के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, यह ना भूलो जोधा सिंह अकेला है और अजगर खान का पूरा ग्रुप है। बाजी किसके हाथ लगेगी कहा नहीं जा सकता। वैसे पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने जोधा सिंह से पंगा लिया है। अजगर खान ने अवश्य यह सोचा होगा कि जोधा सिंह मुद्दत से लड़ाई झगड़े छोड़ चुका है और अब उसमें दम नहीं रहा, और खुद अजगर खान खासी ताकत रखता है, इसलिए उसने जोधा सिंह से टकराने का साहस किया। जो भी हो, अजगर खान जोधा सिंह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तुम भूल रहे हो, यह वही जोधा सिंह है जिससे खुमान सिंह भी ठीक तरह से पेश आता है। जोधा सिंह बरसों तक खुमान सिंह का साथी रहा। खुमान सिंह को हमेशा जोधा सिंह की ताकत पर अटूट विश्वास रहा, जो कि खरा उतरा। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें मिली। अब तुम्हारा काम तो और भी आसान हो गया, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब कि अब जोधा सिंह और अजगर खान का ध्यान हमारी तरफ से हट जाएगा? जगमोहन की आवाज भी धीमी थी। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इनकी बातों से स्पष्ट है कि जोधा सिंह और खुमान सिंह में खासी वाकफियत है। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। मंगोलिया में जोधा सिंह के व्यक्तित्व के बारे में
जो कुछ सुनने में आया है उससे जाहिर होता है कि वह बहुत खतरनाक है। लोग उसके सामने नहीं पड़ना चाहते। जोधा सिंह अच्छा लड़का होगा। यह सब तो आने वाले दिनों में जाहिर हो ही जाएगा। देखते जाओ। तुम्हें जोधा सिंह और अजगर खान से संबंधित खबरों पर ध्यान देना है और उसी हिसाब से काम करना है। ठीक है, और तुम? मैं गजाला के माध्यम से कुमान सिंह की जगह में प्रवेश करने की चेष्टा करूंगा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। लोटन सिंह ने बुरा फंसाया। साले की गर्दन मुर्गी की तरह ना मरोड़ी तो मुझे कहना। मुर्गी की बात बाद में करेंगे, पहले अपने काम को निपटाओ। नाश्ता समाप्त करके दोनों उठ खड़े हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकले। अगर जरूरत महसूस करो तो वक्त आने पर अजगर खान के खिलाफ ज्वाला की सहायता ले लेना। जो भी करना सोच समझ कर करना। देखता हूँ। वैसे ज्वाला सिंह से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ मैं होऊंगा तो दूसरी तरफ जोधा सिंह। अजगर खान को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिलेगी। कहते हुए जगमोहन के चेहरे पर व्यंग से भरी मुस्कान फैलती चली गई। वैसे अब कहाँ जाना है? हमारे काम बढ़ गए हैं और हमें अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए। सही कह रहे हो, कहते हुए जगमोहन उछलकर घोड़े पर जा बैठा। जा रहे हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, अजगर के जितने दांत तोड़ दिए जाए उतना ही बेहतर। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जगमोहन ने घोड़े को ऐड़ मारी तो घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसने लगाम को खास झटका दिया तो वह तेज गति के साथ दौड़ने लगा। देवराज चौहान ने उसके घोड़े से निगाहें हटाई और सिर पर मौजूद फेल्ट कैप को ठीक किया और एक ही छलांग में घोड़े पर सवार हो गया। फिर सिगरेट सुलगाने के पश्चात कश लिया और लगाम पकड़कर घोड़े को ऐड़ मारी। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब तक सिगरेट समाप्त नहीं हुई, घोड़ा मध्यम गति से चलता रहा और सिगरेट समाप्त होने पर उसने लगाम को झटका दिया तो इशारा पाकर घोड़ा तेजी से दौड़ पड़ा। 20 मिनट के बाद जब वह मकान पर पहुंचा तो उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। मकान के बाहर घोड़ा बंधा था। मुख्य द्वार खुला था। कौन हो सकता है? शायद गजाला। देवराज चौहान ने घोड़ा रोका और भीतर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही उसके कदम चिटक गए। सामने ही कुर्सी पर ज्वाला सिंह बैठा था। उसे देखते ही ज्वाला मुस्कुराया। ज्यादा देर तुम्हारा इंतजार करने का मेरा इरादा ना था। सोच रहा था तुमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। मेरा भी अभी वापस आने का कोई इरादा नहीं था। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। बस इत्तेफाक ही समझो कि आ गया। खैर, कैसे आना हुआ? कुछ खास काम नहीं था, यूं ही मिलने आ गया। तुम अकेले घूमते हो, जबकि अजगर खान तुम्हारा दुश्मन है। उसके आदमी तुम्हें कहीं भी घेर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कहीं भी अकेला बहुत कम जाता हूँ, जबकि मैं अपना जाना गुप्त रखना चाहता हूँ। जैसे कि अब खतरा तो उठाना ही पड़ता है। अगर मैं यहाँ तक अपने आदमी लेकर आता तो सबको मालूम हो जाता कि तुम कहाँ हो। बात अजगर खान तक भी पहुंच ही जाती। तो क्या तुम्हारे आदमी में अजगर खान के आदमी है तो नहीं, परंतु हो भी सकते हैं, क्या भरोसा? ज्वाला मुस्कुराया। सही बात थी। देवराज चौहान ने इस बारे में फिर कोई बात ना उठाई। कल रात तुमने कमाल कर दिया, ज्वाला ने कहा। अजगर खान के जुआ घर की बात कर रहे हो? देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम और तुम्हारे साथी ने जिस तेजी के साथ वहां अजगर खान के आदमियों को शूट किया और निकल आए, वह काबिले तारीफ था। ज्वाला के चेहरे पर गंभीरता थी। यह सब करना जरूरी था। अजगर खान को समझाना चाहता हूँ कि वह मेरे मामले में अपनी वाली ना ही चलाए तो बेहतर। वह कुछ कर सकता है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम अगर मेरे साथ मिल जाओ, मेरी ताकत का, मेरे रसूख का, मेरे आदमियों का भी इस्तेमाल करो तो अजगर खान का मामला बहुत जल्दी और आसानी से निपट सकता है। अभी मुझे किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी सहायता अवश्य लूंगा। क्या तुम अजगर खान के मामले में मेरी सहायता करोगे या मेरे हर मामले में? मैं तुम्हारे हर मामले में तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? यह मेहरबानी मुझ पर क्यों? जरूरी नहीं कि कारण बताया जाए। ज्वाला का स्वर पहले की तरह ही गंभीर था। कुछ बातों का कारण जानना जरूरी है ज्वाला। तुमने, ज्वाला ने धीमे स्वर में कहा, नगीना की जान बचाई थी तो? देवराज चौहान ने न समझने वाली निगाहों से उसे देखा। वह मेरी भतीजी है। भतीजी? हाँ। तुम जोधा सिंह के भाई हो? देवराज चौहान वास्तव में चौंका। हाँ, जोधा सिंह का भाई हूं मैं, परंतु मेरे और जोधा सिंह के विचार नहीं मिलते। हम आपस में बैठते बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। नगीना से मेरे संबंध काफी अच्छे हैं। उसने मुझे बताया था कि तुमने उसकी कैसे जान बचाई। जिसने मेरी भतीजी को मरने से बचाया हो, उसके काम आना मेरा फर्ज है। ज्वाला सिंह इतना एहसान फरामोश नहीं कि किसी का किया भूल जाए। उस समय उस बेगुनाह की जान बचाना जरूरी थी। हमारे झगड़े में वह खामखा क्यों करे? जो भी हो, यह सच है कि तुमने नगीना की जान बचाई। देवराज चौहान ने कुछ न कहा। क्या सोच रहे हो?
यही कि अब तुम्हें अजगर खान के आदमियों की या अजगर खान की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? अजगर खान के आदमी 2 बार उसके रेस्टोरेंट में शूटिंग के इरादे से घुस चुके हैं। एक बार तो वहां फायरिंग हुई, परंतु कल रात दूसरी बार फायरिंग होते होते रह गई। नगीना के मना करने के बावजूद भी अजगर खान के आदमी न माने तो सुना है कि जोधा सिंह को बुलाने के लिए नगीना ने कल रात ही आदमी रवाना कर दिया था और आज दोपहर तक जोधा सिंह मंगोलिया आ जाएगा। ओह! ज्वाला के होठों से गहरी सांस निकल गई। फिर तो अजगर खान का बुरा वक्त आ गया। कैसे? अजगर खान के पास आदमियों की फौज है और जोधा सिंह अकेला। ज्वाला एकाएक ठठाकर हंस पड़ा। जिस जोधा सिंह ने ऐसे न जाने कितने अजगर खान समूचे ही निगल लिए हो, उसके लिए यह अजगर खान क्या अहमियत रखता है? जोधा सिंह जब रिवॉल्वर हाथ में लेता है तो फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर वास्तव में जोधा सिंह अजगर खान की दादागिरी से उखड़ कर आ रहा है तो समझो बुरे दिन आ गए अजगर खान के। मंगोलिया की धरती से अजगर खान का नामो निशान मिटना कुछ ही दिनों की बात है। कहते हुए ज्वाला सिंह उठ खड़ा हुआ। अच्छी खबर सुनाई तुमने, अब यहाँ रुकने का मन नहीं, फिर आता हूँ। उसके बाद ज्वाला वहां रुका नहीं, बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान खुली खिड़की पर जा खड़ा हुआ। सामने खुमान सिंह का महलनुमा बंगला नजर आ रहा था और उसके कुछ दूर से रेगिस्तान शुरू हो जाता था, जो कि अब सूर्य की किरणों से चमक रहा था। दिन के 12 बजने जा रहे थे। देवराज चौहान की निगाहें बंगले पर ही टिकी रही। करीब आधे घंटे के बाद बंगले की पहली मंजिल के एक कमरे की खुली खिड़की से गजाला का खूबसूरत चेहरा चमका। वह भी इसी तरफ देख रही थी। फिर गजाला ने हाथ उठाकर हवा में हिलाया। जवाब में देवराज चौहान ने भी हाथ हिलाया। उसके बाद गजाला खिड़की से गायब हो गई। देवराज चौहान भी खिड़की से हटा और कुर्सी पर बैठने के पश्चात सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा। करीब 15 मिनट बाद उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज पड़ी। उन टापों की आवाज को सुनते ही देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखर गई। वह खुले दरवाजे को देखने लगा। गजाला आ रही थी। 2 मिनट बाद ही वह खुले दरवाजे से भीतर आई। देवराज चौहान को महसूस हुआ कि आज वह कल से ज्यादा हसीन लग रही है। हेलो, वह खिलखिलाई। हेलो। गजाला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आज घर पर ही हो? कहीं बाहर नहीं गए? गया था, लेकिन मन नहीं लगा, सो वापस आ गया। यहाँ ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ 2-4 घंटे बिताए जा सकें। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, बस यही कमी है यहाँ। गजाला ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम बोर हो जाती हो तब क्या करती हो? देवराज चौहान उसे उससे खुलता हुआ बोला, करना क्या है, किताबें पढ़ लेती हूँ, मंगोलिया की सैर पर निकल जाती हूँ या फिर कैद खाने में चली जाती हूँ। वक्त बीत जाता है। गजाला मुस्कुराई, और जब ज्यादा बोर होने लगती हूँ तो कहीं दूर घूमने निकल जाती हूँ, हिंदुस्तान में या फिर हिंदुस्तान से बाहर। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर क्या उठा? कैद खाने में क्या है? कैदी? गजाला हंसी। कैसा है कैद खाना? बहुत ही अच्छा। कोई भी आज तक वहां से फरार नहीं हो सका। गजाला गर्व से बोली। अच्छा? देवराज चौहान ने हैरानी जाहिर की। हाँ, वह कैद खाना है ही ऐसा। कहाँ है कैद खाना? गजाला की निगाह खिड़की से दिखाई दे रहे बंगले की तरफ उठी। बंगले के पीछे। मैं देख सकता हूँ? तुम? गजाला ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कैद खाने को। देखो तो सही, तुम किस कैद खाने की तारीफ कर रही हो? यानी कि मेरी बात की सत्यता जांचना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही कैद खाने को देखने की दिलचस्पी जाग उठी है। लेकिन बाहर के किसी भी आदमी को कैद खाना नहीं दिखाया जाता। यहाँ तक कि बंगले में काम करने वाले पापा के करीबी खास आदमी भी कैद खाने की तरफ नहीं जा सकते। जिसका ताल्लुक कैद खाने से है, सिर्फ वही वहां तक जा सकता है। देवराज चौहान अपने चेहरे पर मायूसी के भाव ले आया। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे कैद खाना दिखा दोगी। यूं ही उत्सुकतावश मैं यहाँ का कैद खाना देखना चाहता था। कहने के उपरांत देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। गजाला ने कोई जवाब ना दिया। तुम चाहो तो मुझे कैद खाना नहीं दिखा सकती? तुम्हें तो पूरा अधिकार होगा। मैं कुछ भी करूं, मुझे किसी भी तरह की रोक नहीं। गजाला ने सिर हिलाया। तो फिर दिखा दो, मुझे अच्छा लगेगा कि। ठीक है, गजाला ने उसकी बात काट कर कहा, मैं तुम्हें कैद खाना दिखा दूंगी। देवराज चौहान चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। शुक्रिया। जाने क्यों मुझे आशा थी कि तुम मेरा कहना टालोगी नहीं। तो चले कैद खाने? अभी नहीं। गजाला उठ खड़ी हुई। इस समय मुझे कुछ जरूरी काम है। 2 बजे बंगले के फाटक पर आ जाना।
तुम मिलोगी? तुम पहुंच जाना, आगे का काम मेरा है, गजाला ने मुस्कुराकर कहा और पलटकर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद घोड़े की टापों की आवाज गूंजी और दूर होती चली गई। देवराज चौहान उसी मुद्रा में बैठा रहा। चेहरे पर गहरी सोच के भाव उभर आए थे। आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई थी। गजाला की आंखों में उसने चालाकी की झलक देख ली थी, जिसका मतलब वह लाख सोचने पर भी नहीं समझ पाया था। जोधा सिंह के सिर पर फेल्ट कैप था। ब्राउन कलर के मोटे कपड़े की कमीज पैंट पहन रखी थी। पेट तक कमीज के बटन खुले थे। कमर में होल्स्टर बंधा था, जिसके दोनों तरफ दाएं बाएं रिवॉल्वरें रखने की जगह थी और वहां भरे हुए रिवॉल्वर मौजूद थे। पावों में लॉन्ग शू थे, जो कि पिंडलियों तक आ रहे थे। इस समय वह खतरनाक लड़ाका नजर आ रहा था। उसका स्याह चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हो रहा था। होठ भींचे हुए थे, आंखों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। मौत का दूसरा रूप लग रहा था जोधा सिंह। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में बियर का गिलास, जिससे वह छोटे छोटे घूंट भर रहा था। सामने नगीना खड़ी थी, शांत, निश्चल। वे दोनों इस समय रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद घर पर थे। नगीना ने जो कहना था कह चुकी थी और सुनने के बाद जोधा सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा था। बियर के घूंट बराबर लेता रहा, अलबत्ता आंखों में वहशी भाव झलकने लगे थे। पापा। कुछ देर बाद नगीना ने ही खामोशी को तोड़ा। अजगर खान अब हद से पार होता जा रहा है। मेरे ख्याल में तो वह मंगोलिया में अपनी मनमानी करके यह दिखाना चाहता है कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर है। जोधा सिंह ने सिगरेट का कश लेने के बाद बियर का घूंट भरा। अगर देवराज चौहान मुझे ना बचाता तो शायद गोली मुझे लग जानी थी। अजगर खान के आदमियों ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि उनकी चलाई गोली मुझे भी लग सकती है। जोधा सिंह ने एक ही सांस में बियर का गिलास खाली कर दिया। पिछले 7 सालों में आप मंगोलिया से बाहर रह रहे हैं और इन 7 सालों के दरमियान कभी किसी ने मेरी या रेस्टोरेंट की तरफ बुरी नजरों से देखने का साहस नहीं किया। इस रेस्टोरेंट में आज तक फायरिंग नहीं हुई क्योंकि यह जोधा सिंह का रेस्टोरेंट है। नगीना शांत स्वर में कह रही थी। सबको मालूम है कि इस रेस्टोरेंट में शूटिंग करने का क्या मतलब है। इस पर भी अजगर खान अपनी बदमाशी दिखा गया। गोलियां चली अलग बात है, लेकिन उनकी गोलियों की जद में मैं भी आ गई। जोधा सिंह ने होठ बींचकर सुलगती सिगरेट बियर के गिलास में डाल दी। चाचा आए थे, नगीना ने पुनः कहा। ज्वाला। जोधा सिंह के होठ खुले। हाँ, वह रेस्टोरेंट में हुई बात को लेकर अजगर खान को सबक सिखाना चाहते थे। चाचा सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे अजगर खान को लेकर, लेकिन मैंने रोक दिया। चाचा को बताया कि मैंने आपको बुला भेजा है। जो ठीक समझेंगे आकर पापा ही करेंगे, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। जोधा सिंह ने कुछ नहीं कहा। अब आप क्या करेंगे पापा? सब कुछ करूंगा, जोधा सिंह ने सर्द लहजे में कहा। सवाल यह नहीं है कि अजगर खान क्या कर चुका है। सवाल यह है कि मंगोलिया वाले जान चुके होंगे कि अजगर खान ने जोधा सिंह के रेस्टोरेंट में जाकर फायरिंग की, और अगर इसका जवाब अजगर खान को न दिया गया तो कल को कोई दूसरा ऐसा करेगा। वह समझ जाएंगे कि जोधा सिंह अब पहले वाला जोधा सिंह नहीं रहा। और अब मुझे पूरे मंगोलिया को समझाना है कि जोधा सिंह हमेशा जोधा सिंह ही रहेगा। अब आया हूं तो ऐसा इंतजाम करूंगा कि भविष्य में सब ठीक रहेगा। अपना ख्याल रखना पापा। एकाएक नगीना का स्वर भर्रा उठा। नगीना बेटी। जोधा सिंह के होठों पर पहली बार सख्त मुस्कुराहट उभरी। कितने बड़े बड़े मौत के तूफानों से गुजरा हूं। जब आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ तो भला आज क्या होगा। एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख ले कि जोधा सिंह सिर्फ अपनी मौत मरेगा, किसी की गोली से नहीं मरेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। नगीना भर्राए स्वर में क्या उठी। जोधा सिंह बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, सीढ़ियों से नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में आया और बाहर निकलता चला गया। सामने ही घोड़ा खड़ा था। रकाब में जूता फंसाया और उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। उसने सर्द निगाह चारों तरफ घुमाई, फिर लगाम थामकर उसे झटका दिया। सरपट भागते घोड़े की लगाम खींचते ही घोड़े की गति धीमी होती चली गई और वह रुकता चला गया। जोधा सिंह का चेहरा चट्टान की भांति सख्त हुआ पड़ा था। सामने से 5 घुड़सवार आ रहे थे। पांचों खतरनाक दरिंदे लग रहे थे। हथियारों से लैस थे वे। जोधा सिंह को देखते ही उन्होंने भी घोड़ों को रोक लिया था। जोधा सिंह पांचों को अंगारों भरी निगाहों से देखता रहा। उन पांचों ने जोधा सिंह को देखा, फिर आपस में एक दूसरे को। जोधा सिंह ने लगाम को हल्का सा झटका दिया।
घोड़ा आगे बढ़ा और उनसे करीब 10 गज पहले ही जाकर रुक गया। अजगर खान कहाँ है? जोधा सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। अपने ठिकाने पर। ठिकाना नया है या पुराना वाला? जोधा सिंह को जवाब ना मिला। अगले ही पल होल्स्टर से रिवॉल्वर निकलकर जोधा सिंह के हाथ में आई। ट्रिगर दबा और रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में। उससे बात करने वाले के चेहरे के चीथड़े उड़ गए थे। अन्य चारों के हाथ फौरन होल्स्टरों की तरफ बढ़े। जोधा सिंह ने घायल शेर जैसी निगाहों से चारों को चेतावनी भरी निगाहों से देखा। चारों के हाथ होल्स्टर में पड़ी रिवॉल्वरों पर ही अटक गए। रिवॉल्वरें निकाली नहीं। उनकी आंखों में खौफ की हल्की सी परछाइयां नाच उठी थी। जोधा सिंह को न पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वह जानते थे जब जोधा सिंह की आंख उन पर है तो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके कुछ करने से पहले ही जोधा सिंह ने उन्हें उड़ा देना था। अजगर खान कौन से ठिकाने पर है? जोधा सिंह ने अपना सवाल पुनः दोहराया। ठिकाना पहले वाला ही है या फिर नया बना लिया है? जवाब मुझे एक ही बार में मिल जाना चाहिए। पुराना वाला ही ठिकाना है, जवाब मिला। अपने हाथ होल्स्टरों से दूर करो, जोधा सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। चारों के हाथ होल्स्टरों से हट गए। तभी एक साथ 3 फायर हुए। जाने कब जोधा सिंह की रिवॉल्वर निकलकर उसके हाथ में आई और कब वापस होल्स्टर में समा गई। 3 घोड़े खाली हो चुके थे। तीनों के सिरों में गोलियां लगी थी और अब वे नीचे मृत अवस्था में पड़े थे। घोड़े पर बैठे 5वें और अंतिम सवार के चेहरे पर मौत का भय नाचने लगा था। आंखों में खौफ की परछाइयां तूफान की भांति उठ बैठ रही थी। उसे मौत ही मौत नजर आ रही थी। रह रहकर वह सूखे होठों पर जुबान फेरे जा रहा था। उसकी आंखों में याचना के भाव थे। जाकर अपने आका अजगर खान से कह, जोधा सिंह आ रहा है। जोधा सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। यह शब्द सुनते ही 5वें सवार की जान में जान आई। कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में पहुंचे और मैं वहां पहले पहुंच जाऊं। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, 8-10 मिनट में, उसने कांपते स्वर में कहा। जोधा सिंह का इशारा पाते ही 5वें ने जल्दी से घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा टांगे ऊपर करके हिनहिनाया, फिर लगाम के इशारों पर घूमता हुआ पलट गया। उसके बाद वह इतनी तेजी से दौड़ा कि चंद ही पलों में ओझल होता चला गया। जोधा सिंह उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल ना हो गया। फिर उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। आसपास निगाहें मारी। कई लोग दूर खड़े उसे देख रहे थे। सब जानते थे जोधा सिंह को, और यह भी जानते थे कि बरसों बाद आज जोधा सिंह की रिवॉल्वर मंगोलिया में पुनः गरजी थी। इधर आओ, जोधा सिंह ने एक व्यक्ति को करीब आने का इशारा किया। वह जल्दी से जोधा सिंह के पास आया। यह जोधा सिंह ने सड़क पर पड़ी चारों लाशों की तरफ इशारा किया। गंदगी हटा देना और चारों घोड़े मेरे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाकर बांध देना और इन पर एक स्लिप लगा देना, ये जोधा सिंह के हैं। मैं अभी यह सब किए देता हूं। उस व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया। जोधा सिंह ने जेब से 200 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। इसकी क्या जरूरत है? जोधा सिंह ने नोटों को उसकी कमीज में ठूसा और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जोधा सिंह ने घोड़े की गति धीमी ही रखी। वह अजगर को पूरा मौका देना चाहता था कि वह जो इंतजाम करना चाहता है कर ले। कुछ आगे जाकर उसने घोड़े को सड़क से हटाकर रेतीली पगडंडी पर डाल दिया। थोड़े थोड़े फासले पर कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। 10 मिनट लगे उसे पगडंडी तय करने में। उसके बाद सामने उसे रेगिस्तान का नजारा नजर आया। दूर दूर तक रेगिस्तान ही था। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, हवा में उड़ती धूल, धूल में चमकते रेत के कण। जोधा सिंह ने लगाम को झटका दिया। घोड़ा मुड़ा और वहां के मकानों के साथ साथ दाईं तरफ चलने लगा। यहाँ लोगों का आगमन न के बराबर था। कोई घुड़सवार अवश्य कभी कभार वहां से गुजरता नजर आ जाता था, जो भी जोधा सिंह को देखता सतर्क हो जाता। 20-25 मिनट बाद उसने घोड़े को मोड़ा और पक्की सड़क पर आ गया, और कुछ आगे जाने पर उसे करीब 300 गज में बना पक्का मकान नजर आया, जो कि 2 मंजिला था। यह अजगर खान का ठिकाना था। जोधा सिंह ने उस घर के गेट के बाहर घोड़े की लगाम खींच ली। लकड़ी का बड़ा सा फाटक था। वहां 2 बदमाश सतर्क मुद्रा में खड़े थे, जबकि आम स्थिति में फाटक पर कोई भी नहीं होता था। दोनों को सर्द निगाहों से देखने के पश्चात जोधा सिंह ने घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ फाटक के भीतर प्रवेश करता चला गया। दोनों ने उसे रोकने या बात करने की जरा भी चेष्टा न की थी। 15 गज आगे सदर द्वार पर उसने घोड़ा रोका और छलांग लगाकर नीचे उतरा। भरपूर निगाह उसने चारों तरफ मारी। कोई भी नजर न आया। जोधा सिंह के होठ भिज गए।
बाईं तरफ दीवार के साथ घोड़ों के खड़े होने और बैठने के लिए कोठरियां थी और उनमें अधिकतर घोड़े खड़े थे और खाने पीने में व्यस्त थे। घोड़ों की संख्या से ही जोधा सिंह लगभग अनुमान लगा चुका था कि भीतर कितने आदमी हो सकते हैं। जोधा सिंह पलटा और कठोरता से भरा कदम उठाता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। मकान के भीतर नीचे वाले हिस्से में पूरा का पूरा हॉल था, करीब 250 गज का हॉल। बहुत ही खुली जगह थी, जो कि अजगर खान ने आदमियों के लिए खाली जगह रखी होगी, उनके रहने सोने बैठने के लिए। और पहली मंजिल पर कमरे थे जिन्हें कि अजगर खान सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाता था, और ऊपर चंद्राकार रूप में लकड़ी की रेलिंग थी। परंतु इस समय वहां का नजारा देखने लायक था। नीचे वाले हॉल में सिर्फ अजगर खान मौजूद था, लड़ाके के रूप में। उसकी सुर्खी लिए आंखें जोधा सिंह पर जा टिकी। जोधा सिंह की सख्त निगाह चारों तरफ घूमी। ऊपर रेलिंग का दृश्य देखते ही उसकी आंखें शोले बरसाने लगी। रेलिंग पर करीब 12 आदमी हाथों में हथियार लिए खड़े थे, जो कि सावधान, सतर्क, खूंखार नजर आ रहे थे। वे रुकने वाले नहीं लग रहे थे अगर शुरुआत हुई तो। जोधा सिंह की सुलगती निगाह अजगर खान के चेहरे पर जा टिकी। अजगर खान जोधा सिंह की आंखों में झांक रहा था। तो तुमने मेरे लिए इंतजाम कर ही लिया अजगर खान? जोधा सिंह शब्दों को चबाकर बोला। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। वक्त का क्या भरोसा कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ठीक कहते हो, वक्त का कोई भरोसा नहीं, जोधा सिंह भयानक स्वर में कह उठा। अजगर खान उसे घूरता रहा। तुमने कुछ देर पहले मेरे 4 आदमियों को शूट किया है जोधा सिंह? हाँ, और एक को तुम्हारे पास वापस भेज दिया था, और ऊपर खड़े तुम्हारे आदमियों से लग रहा है वह काफी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच गया था, जोधा सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। हाँ, पहुंच गया था। तुम्हें मेरे आदमियों को शूट नहीं करना चाहिए था। जोधा सिंह मौत से भरी हंसी हंसा। तुम्हारा विचार है कि ऊपर खड़े तुम्हारे आदमी मुझे निशाना बना लेंगे? अगर वे शुरू हुए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अजगर खान के होठों से मानो फुफकार निकली। देखूंगा क्या होता है, जोधा सिंह ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। देखूंगा कि जोधा सिंह के लिए बनी गोली मंगोलिया में पहुंच चुकी है कि नहीं। शायद साबित हो जाए आज यह बात। दांत पीछे अजगर खान उसे देखता रहा। सुना है मंगोलिया में तुम्हारी ताकत का डंका बजने लगा है, यह सच है अजगर खान? मालूम नहीं। लोग कहते हैं अजगर खान बहुत ताकतवर हो गया है, या फिर खुद को समझने लगा है। जोधा सिंह एक एक शब्द चबाकर गुर्राहट भरे लहजे में कहे जा रहा था। इतना ताकतवर कि उसमें इतना हौसला आ गया कि जोधा सिंह के घर में घुसकर गोलियां चलाए। वक्त वक्त की बात है, अजगर खान ने सिर हिलाकर कहा। मैंने अपने आदमियों को सख्त आदेश दिया था कि जैसे भी हो देवराज चौहान और जगमोहन को हर हाल में शूट करना है। अब इसे कुछ भी कह लो कि वह दोनों पहली मर्तबा तुम्हारे रेस्टोरेंट में ही मेरे आदमियों को मिले, और मेरे आदेश के कारण मेरे आदमी उन्हें एक मौका भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां गोलियां चलानी पड़ी। नगीना ने उन्हें मना किया था गोलियां चलाने को, जोधा सिंह गुर्राया। किया था, फिर भी वह नहीं रुके। जोधा सिंह का स्वर सर्द हो गया। मेरे आदेश से मजबूर थे वे, उन दोनों को हर हाल में खत्म करना था। तो तेरे आदेश को जोधा सिंह की भी परवाह नहीं? जो भी किया गया जानबूझकर नहीं किया गया, होते होते हो गया। होते होते तो बहुत कुछ हो जाता है, यह कोई जवाब नहीं है, जोधा सिंह ने दांत भींचकर कहा। और तुमने अपने आदमियों को यह आदेश भी दिया होगा कि देवराज चौहान और जगमोहन को शूट करते समय अगर बीच में जोधा सिंह की बेटी आ जाए तो उसे शूट कर देना। यह इत्तफाक ही था कि तुम्हारी बेटी को गोली लगते लगते बची नहीं, बल्कि उसे देवराज चौहान ने बचाया, वरना वह तो गई थी खामखा। अजगर खान कुछ ना बोला। मुझे जवाब दो अजगर खान, मैं यहाँ तुम्हारी खामोशी को देखने नहीं आया। अजगर खान की निगाहें उसकी तरफ घूमी। तभी फाटक पर खड़े दोनों आदमियों में से एक ने भीतर प्रवेश किया। बाहर ज्वाला आया है, 35 आदमी उसके साथ है। उसने सारे बंगले को इस कदर घेर लिया है जैसे वह हमला करने का इरादा रखता हो। उनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अजगर खान ने आंखें सिकोड़कर जोधा सिंह को देखा। जोधा सिंह के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई। तुम अच्छी तरह जानते हो अजगर खान की बारात को साथ लेकर आने की मेरी कभी आदत नहीं रही। तो ज्वाला अपनी मर्जी से आया है? हाँ, शायद यह सोचकर कि मैं तुम्हारे पास अकेला आ गया हूं। अजगर खान ने उस आदमी को जाने का इशारा किया तो वह पुनः बाहर चला गया। जोधा सिंह, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई दुख या पश्चाताप नहीं है। अजगर खान बोला। मेरे आदमी सिर्फ मेरे आदेश का पालन कर रहे थे, बस। तुम्हारे आदेश का पालन करते करते चाहे मेरी बेटी की जान चली जाती, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास, और अगर ऐसा हो जाता तो मुझे बहुत अफसोस होता। जोधा सिंह का चेहरा धधक उठा।
दूसरी बार तुम्हारे आदमी फिर रेस्टोरेंट में ही नहीं घुसे, बल्कि ऊपर घर तक गए। उनका इरादा फायरिंग करने का था। नगीना ने मेरा नाम लेकर उन्हें समझाया, लेकिन वे नहीं माने। हाँ, असगर खान ने शांत किंतु सख्त स्वर में कहा। तब वह मेरे जुआ घर के सारे कर्मचारियों को शूट करके भाग रहा था और फिर तुम्हारे रेस्टोरेंट में जा घुसा। तुम्हारे आदमी तब उसके बाहर निकलने का इंतजार भी कर सकते थे। ऐसे हालात में इंतजार नहीं किया जाता जोधा सिंह। जोधा सिंह के होठ खिंच गए। हमारी बात तसल्ली बख्श नहीं हो रही अजगर खान। हमारी बात बहुत अच्छी ढंग से हो रही है, अजगर खान ने सपाट स्वर में कहा। जोधा सिंह के हाथों की मुट्ठियां भिज गई। भविष्य में अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मेरे रेस्टोरेंट में शूटिंग करोगे? इरादा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटा जाएगा, बस। जोधा सिंह का चेहरा धधक उठा। मैं यही बात सुनने आया था और वह सुन ली मैंने। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम खुद को इस काबिल समझने लगे हो कि मुझसे टकरा सको। मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूं कि तुम मुझे शूट करके मंगोलिया में अपनी धाक जमा सको। चलता हूं। अब अपना ध्यान रखना है। देखना यह है कि कौन पहले किसको शूट करता है। झगड़ा पैदा मत करो जोधा सिंह। झगड़ा तो उसी दिन पैदा हो गया था जब तुम्हारे आदमियों ने मेरे रेस्टोरेंट में गोलियां बरसाई थी, और गोलियों की जद में मेरी बेटी आते आते रह गई थी। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें गलती का एहसास हो गया होगा, परंतु अब स्पष्ट हो गया कि तुम भविष्य में भी ऐसा कर सकते हो। अब बात यहां पर आकर ठहर गई है कि ताकतवर कौन, जोधा सिंह या अजगर खान। फैसला हो जाएगा। हमारी जंग की शुरुआत अब से 3 मिनट बाद होगी। तब तुम्हें मेरे खिलाफ कुछ भी करने की पूरी छूट है और मुझे तुम्हारे खिलाफ। मेरे पलटते ही ऊपर से मुझ पर फायर नहीं होने चाहिए, वरना यहां पर तुम्हारे सहित कोई भी जिंदा ना बचेगा। कहने के साथ ही जोधा सिंह पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। पीछे से कोई फायर ना हुआ, जबकि जोधा सिंह फायरिंग के प्रति सतर्क था। वह बाहर निकल आया। जोधा सिंह फाटक से बाहर निकला। सामने ही ज्वाला सिंह घोड़े पर सवार नजर आया। खतरनाक इरादे उसके चेहरे से ही लक्षित हो रहे थे। उसके आदमी बंगले के आसपास फैले थे और भीतर प्रवेश करने को तैयार थे। जोधा सिंह ने एक नजर में सब कुछ देख लिया। जोधा सिंह को बाहर आते देख ज्वाला के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। उसने घोड़े को एड़ मारी और जोधा सिंह के करीब आ गया। मुझे खुशी है भाई साहब कि आप ठीक ठाक बाहर आ गए। मैं आप ही के लिए यहाँ आया था भाई। मेरा एक आदमी हर पल अजगर खान के बंगले की निगरानी पर रहता है। उसी ने मुझे आपके भीतर जाने की इत्तला दी। अजगर खान बहुत कमीना, मौका परस्त और दरिंदा इंसान है। वह कुछ भी कर सकता था आपके साथ, जबकि आप अकेले थे और वह आपके ठिकाने पर, और वह अपने ठिकाने पर अपने आदमियों के बीच। जोधा सिंह ने कुछ ना कहा। घोड़े की लगाम को झटका दिया और आगे बढ़ गया। धीरे धीरे उसका घोड़ा दौड़ने की रफ्तार तेज करता चला गया। ज्वाला ने अपने आदमियों को खास अंदाज में इशारा किया और अपना घोड़ा जोधा सिंह के पीछे दौड़ा दिया। उसके आदमियों ने अपना घेरा हटा लिया और 35 के 35 घुड़सवार वहां से दूर होते चले गए। बंगले के मुख्य द्वार पर खड़ा अजगर खान खूनी आंखों से उन्हें जाते देखता रहा। 10 मिनट पश्चात जोधा सिंह ने लगाम खींची तो तेज गति से दौड़ता घोड़ा हिन हिनाकर ठिठक गया। 200 गज दूर थी मंगोलिया की धरती। घोड़ा रेगिस्तान में खड़ा था। सूर्य सिर पर चढ़ा आंख का गोला बना हुआ था। दोपहर के 3 बज रहे थे। सिर से लेकर पांव तक पसीना ही पसीना महसूस हो रहा था। घोड़े की जिन के साथ लटकती फेल्ट कैप को उसने सिर पर रख लिया। इससे धूप से मिचमिचाती आंखों को राहत मिली। हवा का दूर दूर तक नामो निशान न था। झुलसती धूप ही अंगारों की तरह बरस रही थी। रेगिस्तान में कभी कभार कोई घुड़सवार दौड़ता नजर आ जाता था। मिनट भर बाद उसकी बगल में ज्वाला का घोड़ा रुका। जोधा सिंह रेगिस्तान में ही खामोश निगाहें दौड़ाता रहा। कई पलों तक वहां सन्नाटा छाया रहा। तुमने मेरे काम में दखल क्यों दिया ज्वाला? जोधा सिंह रेगिस्तान में ही निगाहें दौड़ा रहा था। मैंने आपके काम में कोई दखल नहीं दिया भाई साहब, ज्वाला ने शांत स्वर में कहा। तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? मैंने सच कहा है। सच कहा है तो बताओ, तुमने अजगर खान के घर पर घेरा क्यों डाला? वह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्या वह मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं है? मैं वहां सिर्फ इसलिए पहुंचा था कि आप वहां अकेले गए थे। अकबर खान जैसा मौका परस्त इंसान
आपको अकेला देखकर आपके साथ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि आपके और उसके बीच दुश्मनी के हालात पैदा हो गए थे। वहां कुछ भी हो सकता था। तो तुम्हारा ख्याल है कि अजगर खान जैसे आदमी मेरी जान ले सकते हैं? इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता। ज्वाला, जोधा सिंह ने सिगरेट सुलगाकर गहरा कष्ट लिया। बेशक तुम बहस मत करो, लेकिन एक बात तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मेरा कोई भी दुश्मन मेरी जान लेने में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने हर दुश्मन की हरकत पर निगाह रखता हूं। अगर गोली से मेरी जान गई तो वह गोली किसी अपने की ही चलाई होगी, क्योंकि अपनों पर निगाह नहीं रखी जाती। क्या मतलब? मतलब कि विश्वासघात वही करेगा मेरे साथ जो मेरा करीबी हो, जैसे कि तुम या फिर मेरा कोई खास दोस्त। इसी कारण तो मैंने आज तक किसी को दोस्त नहीं बनाया। भाई साहब, ज्वाला की आवाज में क्रोध आ गया। यह तो ठीक है कि हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन इसका यह मतलब तो मत निकालिए कि आप मुझ पर इतना भद्दा इल्जाम लगाएं। मेरे भाई, तुम गलत समझ रहे हो। यह इल्जाम नहीं है, उदाहरण दिया है। गलत मत समझो। कल को मैं नहीं रहा तो नगीना की देखभाल तो तूने ही करनी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या हो। ज्वाला के चेहरे पर छाया तनाव कुछ कम हुआ। अजगर खान क्या कहता है? वह मुकाबला करने को तैयार है, जोधा सिंह ने सर्द लहजे में कहा। उसकी यह हिम्मत! ज्वाला का स्वर धधक उठा। अब तक तो उसकी मेरी दुश्मनी एक हद में थी, लेकिन अब मैं हद में नहीं रहने वाला। उसके घर में घुसकर उसका शरीर छलनी कर दूंगा अभी। ज्वाला! जोधा सिंह के होठों से भेड़िए की सी गुर्राहट निकली। ज्वाला के शब्द मुंह में ही रह गए। तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगे? क्यों? ज्वाला का स्वर तेज था। यह मेरा मामला है, मैं ही सब कुछ समेटूंगा। यह संभव नहीं। क्यों? आप अजगर खान को कम समझ रहे हैं। वह मंगोलिया में आज मेरे बराबर ताकत रखता है। तो क्या हो गया? आप अकेले हैं। 7 साल आपने चैन की जिंदगी बिताई है। रिवॉल्वर हाथ में बराबर रहे तो समझ आती है। 7 साल बाद आपने रिवॉल्वर को फिर उठाया है। और जोधा सिंह ने पहली बार गर्दन घुमाकर ज्वाला को देखा। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता ज्वाला। 7 बरस अवश्य बीत गए, लेकिन मंगोलिया के लोग आज भी जोधा सिंह के कहर को याद करके कांप उठते हैं। और रिवॉल्वर, वह तो मैं पहले से भी बेहतर चला सकता हूँ। रिवॉल्वर और मेरी उंगलियों का साथ जिस्म और आत्मा जैसा है। मैं फिर कहता हूँ, शेर बूढ़ा हो जाए परंतु अपनी चाल और औकात नहीं भूलता। बूढ़े शेर के सामने जंगल के जानवर आकर उसे धमकाते नहीं, क्योंकि वह शेर ही है। अजगर खान का मामला मेरे लिए मामूली है, और फिर अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 50 बरस। मुझ में और पहले वाले जोधा सिंह में कोई फर्क नहीं। यह बात आने वाले चंद दिनों में मंगोलिया पुनः जान लेगा। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, ज्वाला ने सपाट स्वर में जवाब दिया। क्यों? इस क्यों का जवाब देकर मैं बहस खड़ी नहीं करना चाहता। स्पष्ट बात तो यह है कि अजगर से निपटने के लिए आपको मेरा साथ लेना होगा। अजगर खान बहुत बड़ा खतरा है। जोधा सिंह विशेली हंसी हंसा। तुम्हारा साथ ले लिया तो मंगोलिया वाले मुझे वास्तव में बूढ़ा समझने लगेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि जोधा सिंह अकेला ही अपने आप में फौज है। खुमान सिंह से जाकर पूछ लो। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछना। मैं जो कह रहा हूं बस वही होगा। जोधा सिंह की आंखों में सख्ती भरती चली गई। उसने सिगरेट का कश लिया। ज्वाला, अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं सख्ती करूं। यही सब बातें हैं कि हम दोनों भाई ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह पाते, क्योंकि हम दोनों के विचार नहीं मिल पाते और तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन मेरी बात अपनी जगह अडिग है। भाई अगर मुसीबत में होगा तो मैं भी सहायता के लिए पास होऊंगा। ज्वाला! जोधा सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। भाई साहब, ज्वाला ने चलने की तैयारी करते हुए कहा और लगाम को थाम लिया। मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। तुझे माननी होगी। जोधा सिंह का चेहरा धधक उठा। नहीं मानूंगा तो क्या आप मुझे शूट कर देंगे? जोधा सिंह दांत पीछे ज्वाला को देखता रहा। जवाब दीजिए भाई साहब। नहीं, तुम्हें शूट करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मौके पर आकर मैं आपकी सहायता करूं तो आप मुझे कैसे रोकेंगे? जोधा सिंह ज्वाला को घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। कम से कम मिनट भर दोनों में से कोई कुछ ना बोला। ठीक है, ज्वाला ने सिर हिलाकर गंभीर स्वर में निर्णायक ढंग से कहा। मैं अपनी जिद पर अड़ा रहकर आपके अहम को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आप कुछ भी करें, मैं आपके काम में दखल नहीं दूंगा। तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप मुझे आवाज नहीं देंगे। लेकिन एक वायदा आपको करना होगा। क्या? जरूरत पड़ने पर आप मुझे बुला लेंगे। अच्छी बात है। जोधा सिंह ने सिर हिलाया। इस बात का वायदा मैं करता हूं। ज्वाला ने घोड़े को ऐड़ मारकर लगाम को झटका दिया तो घोड़ा मुड़ा और लगाम के दूसरे झटके पर घोड़ा तूफानी रफ्तार से दौड़ता चला गया।
जोधा सिंह ने सिगरेट उछाली और दूसरे ही पल उसका घोड़ा भी बस्ती की तरफ दौड़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में वह रेगिस्तान से निकलकर आबादी में था। सड़क पर घोड़ा आते ही उसने घोड़े की रफ्तार को धीमा कर लिया। अभी कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि उसकी कानों में फायरिंग की आवाज पड़ी। यहाँ फायरिंग होना मामूली बात थी। इस पर उसकी निगाह फायरिंग की आवाज की तरफ घूमती चली गई। तभी 2 फायर और हुए। जोधा सिंह ने देखा एक घुड़सवार ने घोड़े से छलांग मारकर पास ही की दीवार में दौड़कर आड़ ले ली। जोधा सिंह की आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। उसने फौरन लगाम खींच ली। उसकी निगाहें धोखा नहीं खा सकती थी। उस घुड़सवार को वह पहचान चुका था। वह जगमोहन था। उसने दूसरी तरफ निगाह घुमाई। वहां 4 घुड़सवार थे, जिनमें से एक तो गोली का शिकार होकर घोड़े से नीचे गिरा पड़ा था। बाकी तीनों के हाथों में रिवॉल्वर और चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। उनमें से एक जगमोहन की घेराबंदी करने के लिए अन्य दोनों को निर्देश दे रहा था। जोधा सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसे समझते देर न लगी कि जगमोहन के साथ टकराने वाले सिर्फ अजगर खान के ही आदमी हो सकते हैं, और अब वह अजगर खान के खून का प्यासा था। तभी उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें पड़ी। उसने सिर घुमाकर देखा। पीछे से 5 घुड़सवार आ रहे थे। एक ही निगाह में वह यह भी पहचान गया कि वह घुड़सवार अजगर खान के आदमी नहीं है। उसने पुनः निगाहें उन तीनों पर टिका दी। लगाम को हल्का सा झटका दिया तो घोड़ा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वे तीनों जगमोहन को घेरने के लिए अपनी जगह से हिले। उसी पल जोधा सिंह की आंखों में मौत लहराई। होल्स्टर से रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आई और 3 फायर हुए। उसके बाद रिवॉल्वर पुनः होल्स्टर में। वे तीनों घुड़सवार तीव्र झटकों के साथ घोड़े से उछलकर नीचे जा गिरे। 2 की गर्दन में, एक के सिर में गोली लगी थी। उनके शरीर तड़पे भी नहीं और शांत हो गए। जगमोहन रास्ता साफ पाकर दीवार की ओर से बाहर आ गया। तभी पीछे से आते 5 घुड़सवार जोधा सिंह के पास आकर रुके। जोधा सिंह ने उन्हें देखा। उनके जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े थे और छाती पर खुमान सिंह द्वारा जारी किया गया कार्ड लगा था, जिससे यह साबित होता था कि वह खुमान सिंह के कर्मचारी हैं, ताकि कहीं कोई गलती से उन्हें शूट न कर दे, कोई उनसे झगड़ा मोल न ले बैठे। तुमने हमें आते देख लिया था, 5 में से एक ने सख्त स्वर में कहा। हाँ, जोधा सिंह ने सिर हिलाया। इस पर भी तुमने फायरिंग की? वह कटुता पूर्ण स्वर में क्या उठा। खुमान सिंह के उस आदेश को भूल गए जो उसने जारी किया हुआ है, जब उसके आदमी गुजर रहे हो उस वक्त फायरिंग ना की जाए, क्योंकि इससे उसके आदमियों को भी गोली लग सकती है। जोधा सिंह ने कुछ नहीं कहा, सिर पर पड़ी फेल्ट कैप को ठीक किया। चलो हमारे साथ, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, उसने कठोर स्वर में कहा। जोधा सिंह की गर्दन फौरन घूमी और आंखें उस पर जा टिकी। सजा? हाँ, तुम दोगे मुझे सजा? जोधा सिंह कड़वे स्वर में बोला। इतनी हिम्मत है तुम लोगों में? हम खुमान सिंह के आदमी हैं। और खुमान सिंह? जोधा सिंह शब्दों पर चबाकर बोला। खुमान सिंह के आदमी हो तो मुझे सजा देने के लिए पहले अपने आका खुमान सिंह से फरमान जारी करवाओ, और फरमान पर मेरा नाम अवश्य होना चाहिए। याद कर लो, मेरा नाम जोधा सिंह। जोधा सिंह? घुड़सवार चौंके। शायद उन्होंने जोधा सिंह का नाम तो सुन रखा था, परंतु रूबरू कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तुम जोधा सिंह हो? हाँ, मंगोलिया में जोधा सिंह सिर्फ एक ही है। नहीं, तुम जोधा सिंह नहीं हो सकते। क्यों? जोधा सिंह खून खराबा छोड़ चुका है और तुमने अभी 3 को शूट किया है। कुछ घंटे पहले 4 को और शूट किया था। जोधा सिंह फिर मैदान में आ चुका है। मेरे रास्ते में कोई ना आए। यहाँ रुककर समय बर्बाद मत करो, चले जाओ। तुम्हारे यह शब्द हमें खुमान सिंह के सामने दोहराने पड़ेंगे। मना किसने किया है? यहाँ से जाओ और जो मर्जी करो, जोधा सिंह गुर्राया। उन 5 ने जोधा सिंह को घूरा, फिर वहां से चले गए। जगमोहन कब का पास आ खड़ा हुआ था। जोधा सिंह ने उसे देखा। तुम्हें यहां देखकर हैरानी हो रही है? जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। तुमने तीनों को शूट क्यों किया? जगमोहन ने पूछा। क्योंकि ये अजगर खान के आदमी थे, जोधा सिंह सर्द स्वर में बोला। तुम्हारी अजगर खान से क्या दुश्मनी? जानते हुए भी जगमोहन ने जानबूझकर पूछा। वही जो तुम्हारी है, जोधा सिंह ने कहा। देवराज चौहान कहाँ है? मालूम नहीं। तुम लोग कहाँ ठहरे हो? यह भी मालूम नहीं। जोधा सिंह ने उसे घूरा। तुमने इन पर गोलियां चलाई है, मेरी गोलियां बर्बाद होने से बच गई। इस काम की तुम्हें क्या कीमत दूं? 3 गोलियां चलाने का क्या लेते हो तुम? जगमोहन ने मुंह बनाकर पूछा। बरबस ही जोधा सिंह के होठों पर मुस्कान आ फैली
उसने लगाम को झटका दिया और अगले ही पल उसका घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता चला गया। लगता है साला इकट्ठा ही बिल पेश करेगा। जगमोहन अपने घोड़े की तरफ बढ़ता हुआ बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने लगाम खींची तो घोड़ा लोहे के फाटक के समीप पहुंचकर रुक गया। फाटक के भीतर काफी बड़ा अहाता था। उसके बाद खूबसूरत विशाल बंगला। फाटक पर दो खतरनाक से नजर आने वाले होल्स्टरों सहित व्यक्ति मौजूद थे, जो कि शायद दरबान का काम कर रहे थे। उन्होंने तेज निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर बिना कुछ कहे एक पास ही बने केबिन की तरफ बढ़ गया। दूसरा फाटक खोलने लगा। दूसरे ही क्षण केबिन से एक अन्य व्यक्ति निकला और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। देवराज चौहान वहीं घोड़े पर बैठा रहा। उसके पास आने वाले की उम्र 50 बरस थी। सिर के बाल छोटे छोटे थे, नाक फूली हुई थी, आंखें छोटी और अंदर धसी हुई, अलबत्ता गाल कुछ ज्यादा ही फूल कर बाहर की तरफ लटक रहे थे। कद 5.5 फुट, चेहरा तो कुरूप था ही, साथ ही साथ वह बेहद सख्त और जल्लाद टाइप की आदतों का मालिक लग रहा था। वह देवराज चौहान के करीब पहुंचा और जबरदस्ती ही मुस्कुराया। आपका नाम पूछ सकता हूं? उसकी आवाज भी उसके चेहरे की ही तरह थी। देवराज चौहान, मुझे गजाला से मिलना है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पिछले 15 मिनटों से मैं कैबिन में बैठा हूं कि आप आने वाले हैं। वह चेहरे पर मुस्कुराहट रखे क्या उठा। गजाला कहाँ है? गजाला मेम साहब कुछ व्यस्त हैं, अचानक ही उन्हें व्यस्त हो जाना पड़ा, लेकिन जिस काम के लिए आप आए हैं उसके लिए मैं हाजिर हूं। गजाला मेम साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी है। क्या काम है मुझे? कैद खाना देखना चाहते हैं ना आप? हाँ, लेकिन साथ में गजाला होती तो और भी अच्छा रहता, देवराज चौहान ने कहा। अगर गजाला को कुछ देर बाद फुर्सत मिल जाएगी तो मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, मैम साहब को अभी वक्त लगेगा, आप मेरे साथ चलिए। देवराज चौहान घोड़े से उतरा। घोड़ा यहीं छोड़ दीजिए, यह संभाल लेंगे, जाते समय ले जाइएगा। तभी एक दरबान ने करीब आकर घोड़े की लगाम थाम ली। आइए। देवराज चौहान ने उसके साथ चलते हुए सिगरेट सुलगा ली। वह फाटक से भीतर प्रवेश कर गए। आसपास निगाहें घुमाते हुए देवराज चौहान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरलाल। यहाँ क्या करते हो? कैदियों की देखभाल करता हूँ, आप मुझे जेलर भी कह सकते हैं। सुंदरलाल मुस्कुरा पड़ा। इसका मतलब तुम कैद खाने के हेड हो? या तो खुमान सिंह की मेहरबानी की उसने मुझे इस रुतबे के काबिल समझा। देवराज चौहान ने फिर कुछ न पूछा। वह यह नहीं देख पाया कि पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से जरा सा पर्दा हटाए दो आंखें निरंतर उसे घूर रही है। गजाला की आंखें, और उन आंखों में मक्कारी के भाव भरे पड़े थे। सुंदरलाल उसे बंगले की दीवार के साथ साथ घुमाते हुए बंगले के पिछवाड़े की तरफ ले गया। वहां भी बहुत बड़ा अहाता था, जिसे पार करके वह बंगले की 4 दीवारी के करीब पहुंचे, जहां दरवाजा लगा हुआ था और 2 हथियारबंद पहरेदार मौजूद थे। सुंदरलाल और देवराज चौहान के पास पहुंचते ही एक पहरेदार ने दरवाजे के भीतर लगा रखा मोटा सा ताला खोला, सिटकनी हटाई, फिर खास अंदाज में दरवाजा खटखटाया गया। दूसरी तरफ से दरवाजे के साथ कुछ खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा खुल गया। आओ, सुंदरलाल ने कहा और दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। बाहरी तरफ भी 2 पहरेदार मौजूद थे। उनके बाहर निकलते ही दरवाजा पुनः बंद हो गया। अंदर बाहर ताले लग गए। सुंदरलाल और वह दरवाजे से निकलते ही गहरे अंधेरे में थे। हाथ को हाथ का एहसास नहीं हो रहा था। यहीं रुको, आगे मत बढ़ना, सुंदरलाल का स्वर उसे सुनाई दिया। देवराज चौहान वहीं ठिठक गया। करीब 2 मिनट बाद ही घर्र घर्र की मध्यम सी आवाज के साथ वहां रोशनी हो गई। देवराज चौहान समझ गया कि जनरेटर चलाकर रोशनी की गई है। अब सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। चंद कदम आगे ही सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। सुंदरलाल ने रोशनी किस प्रकार की, जनरेटर कैसे चलाया, वह कहाँ है, देवराज चौहान ना समझ पाया, ना ही इस बारे में कुछ पूछा उसने। आओ, सुंदरलाल ने मुस्कुराकर देखा। देवराज चौहान ने सावधानी से सिर हिलाया। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। हर 50 सीढ़ी के पश्चात 2 आदमी गन लिए खड़े थे। करीब 25 मिनट वह सीढ़ियां उतरते रहे। इस दौरान उनके बीच कोई बात ना हुई। सीढ़ियां समाप्त होते ही वे दोनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए। वहां 6 गनमैन बेहद सतर्क मुद्रा में खड़े थे। उनके बाहर आते ही सीढ़ियों वाला दरवाजा बंद कर दिया गया। सुंदरलाल देवराज चौहान को बाहर ले आया। बाहर का दृश्य देखते ही देवराज चौहान खड़ा का खड़ा रह गया। जगह ही ऐसी थी। उसे क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे वह बहुत बड़े गिलास के भीतर खड़ा है। ऊपर गिलास की तरह खुला था और नीचे जैसे गिलास का तला हो। रेतीली जमीन पर एक तरफ छोटी छोटी कोठरियां बनी थी।
कुछ कैदी एक तरफ दीवार की छाया में बैठे थे। कैदी वहां से क्यों नहीं भाग सकते थे, यह बात अब उसकी समझ में आई थी। जिस रास्ते से वे लोग आए थे वहां सीढ़ियों पर इतने पहरे थे कि वहां से निकल पाना संभव न था, और गिलास नुमा कैद खाने की 500 फीट ऊंची गोलाई लिए भीतरी दीवार पर चिकनाई युक्त प्लास्टर किया हुआ था। उस पर चढ़ पाना असंभव था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सुंदरलाल को देखा। वास्तव में बहुत सॉलिड इंतजाम है कैद खाने के, कोई भी फरार नहीं हो सकता। आज तक कोई फरार नहीं हुआ, सुंदरलाल ने गर्व भरे स्वर में कहा। कैद खाने की गोलाई लिए चिकनाई से भरी दीवारें बिल्कुल सपाट है, कोई 1 फीट भी ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कहीं भी कोई पकड़ नहीं है। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। यह खुमान सिंह का कैद खाना है, सरकार का नहीं कि जहां कैद खाने के साथ साथ फरारी के रास्ते भी बना दिए जाते हैं। सुंदरलाल ने सिर हिलाकर कहा, अगर जरूरत ना हो तो मुझे इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी कामों से फारिग हो जाऊं। आप कैद खाना देखिए, कैदी देखिए, जब मन भर जाए तो उस सामने वाले कमरे में जहां से होकर हम आए हैं आ जाइएगा, हम आपको वापस पहुंचा देंगे। अगर आप जरूरत समझे तो फिर मैं आपके साथ ही रहता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने कामों से निपट लीजिए। जब यहां से मन भर जाएगा तो मैं कमरे में आकर यहां से निकलने के लिए कह दूंगा। शुक्रिया, सुंदरलाल ने कहा और पलटकर एक तरफ बढ़ गया। एक तरफ बैठे कैदी उसे देख रहे थे। इतना तो वे समझ गए थे कि आने वाला कम से कम कैदी नहीं है। सुंदरलाल की बातचीत का ढंग इसी तरफ इशारा करता था। देवराज चौहान ने उन कैदियों को ध्यानपूर्वक देखा। लोटन सिंह के बताए हुलिये का आदमी यानी कि थापर वहां मौजूद नहीं था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेकर उसके कदम कोठरियों की तरफ बढ़ गए। दीवार के साथ साथ गोलाई में और दीवार के भीतर जा रही पतली सी गली के दाएं बाएं कैदियों के लिए कोठरियां बनी थी। करीब जाकर उसने कोठरियों के भीतर झांका। वे कोठरियां अपने आप में यातना ग्रह थी। 8 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और कुल 7 फीट ऊंची, यानी कि उनमें प्रवेश करने के बाद इंसान लेट सकता था, खड़ा हो सकता था, परंतु 4 कदम भी चहलकदमी नहीं कर सकता था। 10 दिन भी कोई ऐसी कोठरी में रहे तो पागल हो जाए। कोठरियों में झांकता देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। कुछ खाली थी, कुछ में कैदी सो रहे थे, और जो कोठरियों के भीतर आराम कर रहे थे वह नए चेहरे को जैसे पहचानने वाली निगाहों से देख रहे थे। 15वीं कोठरी के सामने जाकर उसके कदम ठिठक गए। वहां मौजूद कैदी के बाल घुंघराले थे, वह आंखें बंद किए लेटा था। उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान 2 पल तक उसे देखता रहा, फिर कोठरी के लोहे की सलाखों वाले खुले दरवाजे को धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लेटे इंसान ने करवट ली और सिर घुमाया। दोनों की आंखें टकराई। कई पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। लोटन सिंह के हुलिये के मुताबिक वह थापर ही था। यह जुदा बात थी कि अब चेहरे पर दाढ़ी मूछें उगाई थी। उसको मुस्कुराते पाकर थापर की आंखें सिकुड़ी। कौन हो तुम? थापर ने सख्त स्वर में कहा। गजाला को बांदरी कहने का नतीजा देखा। देवराज चौहान हंसा। थापर के होठ भिज गए। वह उठकर बैठ गया। गलत कहा था तुमने, वह कितनी खूबसूरत है, तुम तो जानते ही हो। थापर उसे देखता रहा। अब यह मत कह देना कि तुम खजाना ढूंढने के चक्कर में कैद खाने में आए, क्योंकि तुम्हें शक था कि कैद खाने के नीचे मौजूद 40 अरब के माल तक पहुंचने का रास्ता कैद खाने से होकर ही जाता होगा। थापर की आंखें पुनः सिकुड़ गई, होठ भी गोलाई के रूप में सिकुड़ते चले गए। तुम हो कौन? इस बार थापर की आवाज शांत थी। देवराज चौहान। देवराज चौहान? थापर ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। यहाँ पर हमारा बात करना ठीक नहीं, बाहर से कोई हमारी बातें सुन सकता है। अगर हम खुले में चलकर बातें करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आओ। देवराज चौहान कहते हुए पलटा और खुले दरवाजे से बाहर निकलता हुआ आगे बढ़ा और खुले में वहां जा रुका जहां छाया थी। कुछ क्षणों बाद थापर वहां पहुंचा। उसके कपड़े मैले कुचेले हो रहे थे, परंतु चेहरे पर मायूसी की झलक नहीं थी। देवराज चौहान के करीब आकर वह ठिठका। फिर दोनों ही छाया में रेत पर बैठ गए। बंबई से आए थे ना तुम? हाँ। बंबई अंडरवर्ल्ड से तुम्हारा संबंध है? हाँ, लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? थापर ने असमंजस भरे स्वर में कहा। लोटन सिंह ने बताया। थापर बुरी तरह चौंका। लोटन सिंह ने? हाँ। मैं समझा नहीं कि उसने यह सब बातें तुम्हें क्यों बताई, क्योंकि यह बात वह अच्छी तरह जानता है कि बात खुलते ही खुमान सिंह ना तो उसे जिंदा छोड़ेगा और ना ही मुझे। देवराज चौहान हंसा, फिर बोला, सब कुछ बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। बंबई अंडरवर्ल्ड से कितनी देर का संबंध है तुम्हारा? बरसों पुराना।
तो फिर तुमने देवराज चौहान और जगमोहन का नाम भी सुना होगा। थापर की आंखों में हैरानी के भाव उभरे। देवराज चौहान? हाँ, देवराज चौहान नाम के उस खतरनाक इंसान का नाम बहुत सुना है। अगले ही पल वह चौंका। तुमने भी तो अपना नाम देवराज चौहान बताया था ना? हाँ, मैं वही देवराज चौहान हूँ। थापर हक्का बक्का रह गया। तुम हैरान क्यों हो रहे हो? इसलिए कि तुम जैसा इंसान यहाँ कैसे आ गया? थापर के होठों से निकला, जैसे कि तुम आ गए। क्या मतलब? थापर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। जिस काम के लिए लोटन सिंह ने तुम्हें बुलाया था, उसी काम के लिए वह मुझे मंगोलिया लाया है। थापर सिर हिलाकर रह गया। लोटन सिंह का कहना है कि तुम कैद खाने में फंस चुके हो, अब बाहर नहीं आ सकते। मैंने कभी कैद खाने से बाहर निकलने की सोची ही नहीं। थापर ने गंभीर स्वर में कहा। मालूम किया कैद खाने से कौन सा रास्ता खजाने में निकलता है? 1.25 साल से यही जानने की कोशिश में लगा हूं। लोटन सिंह का ही कहना था कि कैद खाने से खजाने वाली जगह तक का रास्ता निकलता है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, परंतु मालूम नहीं हो सका। सिर्फ एक बात मुझे अजीब लगी कि 2 कोठरियां हमेशा खाली रहती है। उनमें किसी भी कैदी को नहीं रखा जाता। भीतर ना दिखाई देने वाले दरवाजे लगे हैं, जिन पर मोटे मजबूत ताले लटक रहे हैं, और सुबह शाम बिना भूले उन तालों को चेक किया जाता है। थापर धीमे शब्दों में कहे जा रहा था। खजाने तक का रास्ता अगर इस कैद खाने में है, तो फिर शायद उन्हीं 2 कोठरियों में से हो सकता है। पक्का यकीन है? पक्का तो नहीं, परंतु आशा है। अगर उन कोठरियों को चेक करना चाहो तो कैसे करोगे? कठिन काम है। उन पर लगे तालों को तो मैं तोड़ लूंगा। कभी मैं ताले तोड़ने का भी काम करता था, लेकिन इन तालों को तोड़ना खतरे से खाली नहीं। सुबह शाम उन्हें चेक किया जाता है, और दिन में हर समय यहाँ कैदी घूमते रहते हैं। थापर ने गंभीर स्वर में कहा। रात को तो उन कोठरियों को चेक किया जा सकता है, देवराज चौहान बोला। रात को? थापर ने अजीब से स्वर में कहा। रात को कैदियों को कोठरियों में ठूस कर बाहर से ताला लगा दिया जाता है, और इस बीच के हिस्से में पहरेदार गश्त लगाते रहते हैं। रात को तो कुछ हो ही नहीं सकता। जरा सी हरकत करते ही पहरेदारों ने शूट कर देना है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। कैद खाना वास्तव में ऐसा बनाया गया है कि अपनी इच्छा से कुछ भी कर पाना असंभव है। अब तुम क्या करना चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। यहाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकल पाऊंगा। निकलना चाहते हो? हाँ। तो उसके बाद उस रास्ते को तलाश करूंगा जो खुमान सिंह के बंगले से खजाने तक जाता है। यहाँ से तुम्हारी फरारी के बाद खुमान सिंह के आदमी तुम्हें तलाश कर लेंगे। कुछ तो इंतजाम करूंगा ही बचने का। हार कर तो मैं बंबई जाने वाला नहीं। छोटी रकम होती तो शायद मैं चला भी जाता, परंतु 40 अरब की रकम नहीं छोड़ी जा सकती। तो फिर उन कोठरियों को चेक करो जहां रास्ता होने का अंदेशा है। बताए तो उन्हें चेक करना मौत को दावत देना होगा। रात को कितने पहरेदार यहाँ घूमते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। 4। तुम उन रास्तों को चेक करो, मैं तुम्हें रिवॉल्वर दे देता हूँ। उन 4 को तुम रास्ते से हटा सकते हो। चेक करने के बाद फरारी का इंतजाम मैं कर दूंगा। उसका क्या फायदा? मान लो कोठरियां खजाने तक जाने का ही रास्ता हुई, तो मालूम होने के बाद हम उस रास्ते से खजाने तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि मैं फरार होता हूं, नहीं होता तो मारा जाता हूं। मालूम होने के बाद उसी रास्ते से हम खजाने तक पहुंचेंगे। कैसे? मैं और जगमोहन कुछ उल्टा करके कैद खाने में आ जाएंगे और हम खजाने वाले रास्ते। हाँ, थापर की समझ में यह बात आई। एक बात तो बताओ, क्या तुम कैद खाने तक कैसे आ गए? किसी का भी यहाँ आना मना है? उसी बांदरी के द्वारा। देवराज चौहान मुस्कुराया। गजाला से मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है। ओह, थापर ने गहरी सांस ली। तो गजाला के माध्यम से तुम यहाँ आए हो? हाँ। वह जानती है इस समय तुम यहाँ हो? हाँ। फिर तो मुझे रिवॉल्वर देना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, शायद। उसकी तुम फिक्र मत करो। पहरेदारों को तो मैं रास्ते से हटा दूंगा, उनकी गन हथिया लूंगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ से फरार कैसे करवाओगे? इस दीवार से। देवराज चौहान ने ऊपर जाती चिकनी सपाट दीवार की तरफ इशारा किया। यहाँ से? थापर ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। हाँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। असंभव, यहां से तो कोई फरार हो ही नहीं सकता। थापर ने मजबूत स्वर में कहा। कल रात में तुम्हें इसी रास्ते से फरार करवाऊंगा। तुम ये दोनों बंद कोठरियां चेक कर लेना और उन 4 पहरेदारों से निपट लेना। फायरिंग शुरू होते ही मैं ऊपर से मोटा रस्सा लटका दूंगा। उस रास्ते को पकड़कर तुम कुछ ही मिनटों में ऊपर आ सकते हो। लेकिन ऊपर तो पहरेदार, उन्हें रास्ते से हटाना बेहद मामूली काम है, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। थापर ने फिर कुछ ना कहा। मैं चलूं? तुम कल रात को तैयार रहना। नीचे से पहला फायर होते ही ऊपर से रस्सा नीचे लटक जाएगा। यह जानना तुम्हारा काम है कि रस्सा किस तरफ लटक रहा है। वैसे मैं माचिस जलाकर थोड़ी बहुत रोशनी करके तुम्हें रस्से की स्थिति से अवगत अवश्य करा दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। एक बात का जवाब और देते जाओ। क्या? मुझे यहाँ से फरार करवाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है?
कुछ खास नहीं, अगर है तो सिर्फ इतना कि इस खतरनाक मामले में मुझे एक साथी और मिल जाएगा। यह ठीक है कि खुमान सिंह का खजाना बहुत मोटा है, और यह भी ठीक है कि जितना मोटा खजाना है उतना ही मोटा खतरा। इतना आसान नहीं है खजाने तक पहुंच पाना और उसे हासिल कर पाना। मौत के कई तूफानों से हमें गुजरना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि हम खजाने तक पहुंच ही ना सके और जिंदा ही ना बचे, क्योंकि यहाँ से भागने और छिपने का कोई रास्ता नहीं। 6 किलोमीटर के दायरे में फैला मंगोलिया बहुत छोटा है, और उसके बाद हर तरफ फैला रेगिस्तान। किसी से छिपना चाहकर भी नहीं छिपा जा सकता, खास तौर से तब जबकि खुमान सिंह से दुश्मनी पैदा हो चुकी हो। यहाँ हर कोई खुमान सिंह की बात मानता है। कहते तो तुम ठीक हो। थापर ने गहरी सांस ली। तो कल रात मैं तैयार रहूं? हाँ, सावधानी से काम करना, कहीं फिक्र मत करो। थापर के होठों पर भारी मुस्कान उभरी। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, इस बेहद शानदार कहानी, एक्शन से भरपूर कहानी को आप सुन रहे गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। यह था इसका 4th पार्ट, और इसके 5वें पार्ट में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। थैंक यू।